ये कपल रेस्टोरेंट में खाना खा रहा था। तभी मालिक ने अचानक उनकी टेबल से खाना उठा लिया। वो मुस्कुराते हुए उन्हें जल्दी जाने के लिए कहने लगा, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इस कपल ने गुस्सा करने के बजाय आराम से मालिक को थैंक यू कहा। जैसे ही आखिरी कस्टमर दुकान से बाहर निकला, मालिक के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसने मुड़कर रेस्टोरेंट का मेन गेट कसकर लॉक कर दिया और दीवार के पास रखे उस काले पत्थर को हल्के से छुआ। फिर वो तसल्ली से वहां से चला गया। इन अजीब हरकतों की वजह थी इस अश्वेत शेरिफ के हाथ में मौजूद घंटी। हर शाम जब अंधेरा होने लगता है तो वो ठीक समय पर सड़क पर आकर घंटी बजाता है, ताकि पूरे कस्बे के लोगों को घर जाने की याद दिला सके। घंटी बजते ही सबको अपना काम छोड़कर दौड़कर घर जाना होता है और रेस्टोरेंट वाले काले पत्थर को छूना होता है। यहाँ तक कि सबसे शरारती बच्चे भी इस वक्त चुपचाप बात मानते हैं, कोई नखरे नहीं करते। आप सोच ही सकते हैं कि इस कस्बे की रातें कितनी भयानक होती होंगी। जब पूरे कस्बे के लोग अपने घरों में चले गए, तब जाकर शेरिफ ने राहत की सांस ली। वो मुड़कर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की तरफ जाने लगा। स्टेशन की दीवार पर लगे बोर्ड पर साफ लिखा था कि कस्बा कई दिनों से सुरक्षित है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज रात ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, क्योंकि एक आदमी इतनी ज्यादा शराब पी चुका था कि बार के मालिक के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी और उसे वही रात गुजारने दी। पर उस आदमी की पत्नी और बेटी घर पर थी। जब पति काफी देर तक घर नहीं लौटा तो पत्नी परेशान हो गई, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। उसने अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर दिया। जैसे जैसे रात गहरी हुई, उस आदमी की बेटी सोने की तैयारी कर रही थी। तभी खिड़की के बाहर से उसकी गुजर चुकी दादी की आवाज आई। छोटी बच्ची ने उत्सुकता से हाथ बढ़ाकर पर्दा हटा दिया। खिड़की के बाहर सच में उसकी दादी खड़ी थी। दादी ने कहा कि बाहर बहुत तेज ठंडी हवा चल रही है, उसे अंदर आकर गर्मी चाहिए। उसने आसानी से बच्ची को बेवकूफ बना लिया। माँ को कुछ गड़बड़ लगी। वो बच्ची को रोकने के लिए जान लगाकर दौड़ी, लेकिन आखिर में एक कदम पीछे रह गई। अगले दिन जब उस पियक्कड़ आदमी का नशा उतरा तो उसने देखा कि पड़ोसी उसके घर के बाहर जमा है। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, शेरिफ ने आकर उसे जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। शेरिफ ने पहले ही कई बार सख्त हिदायत दी थी कि जिनके घर में बच्चे हैं उन्हें खिड़कियों पर कीले ठोक देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। पर उस आदमी ने लापरवाही की और काम टालता रहा, और इसी वजह से कल रात का वो हादसा हुआ। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे मूवी चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्म फ्रॉम का पहला एपिसोड। जमीन पर पड़ी अपनी पत्नी और बेटी की लाशें देखकर उस आदमी के पैर कांप गए और वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके पछतावे के आंसू बहने लगे, लेकिन अब इन आंसुओं का कोई फायदा नहीं था। उसे अपनी बेवकूफी का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। शेरिफ उस आदमी से बहुत नफरत करता था। इसकी वजह सिर्फ ये नहीं थी कि उसकी लापरवाही से उसका परिवार मारा गया, बल्कि सबसे बुरी बात ये थी कि उसने पूरे कस्बे को खतरे में डाल दिया था। क्योंकि इस जगह का एक अलिखित नियम है, अगर कस्बे में कोई मरता है तो बाहर से कोई अजनबी जरूर आता है और सब लोगों की मुश्किल से बनाई गई शांति भी भंग हो जाती है। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अंतिम संस्कार वाले दिन ही एक आरवी गाड़ी कस्बे में घुसी। शेरिफ ने तुरंत आवाज धीमी की और सबको चुप रहने का इशारा किया। फिर उसने खुद जाकर उनसे पूछताछ की। पता चला कि वो परिवार रास्ता भटक गया था। इसके बाद उसने हाथ से दूर एक दिशा की तरफ इशारा किया। उस परिवार ने धन्यवाद कहा और गाड़ी लेकर वहां से निकल गए। लेकिन तभी एक अजीब चीज हुई। वो आदमी गाड़ी को कैसे भी चलाए, वो बस गोल गोल घूमकर वापस उसी कस्बे में आ जाते। उन्हें कस्बे में बार बार चक्कर लगाते देखकर शेरिफ को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। उसने सच इसलिए छुपाया था ताकि वो परिवार जल्द ही असलियत को स्वीकार कर ले। मानसिक डर से बाहर आने के बाद ही इस अंधेरी रात में उनकी जान बच सकती थी, लेकिन चक्कर लगाने के दौरान उस आदमी का एक्सीडेंट हो गया। उनकी आरवी सीधे बगल के जंगल में जा गिरी। चारों लोग गाड़ी के अंदर ही फंस गए। वो आदमी एक पेड़ के तने की वजह से ड्राइविंग सीट पर बुरी तरह फंस गया था। उसकी पत्नी तुरंत बेहोश हो गई। अच्छी बात यह थी कि बेटी को कम चोट आई थी, बस कमर में मोच थी, लेकिन छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर थी। वो होश में था, लेकिन एक पेड़ की डाली उसकी जांग के पार हो गई थी। इसी बीच शेरिफ सड़क पर बैरिकेड लगाकर उन्हें रोकने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस परिवार की गाड़ी कहीं नहीं दिखी। सूरज डूबने वाला था, इसलिए उसे लोगों को साथ लेकर खोजने निकलना पड़ा। जब उसने देखा कि पूरा परिवार गाड़ी में फंसा है तो उसने तुरंत लोगों को इकट्ठा करके रेस्क्यू शुरू किया। कुछ ही देर में 3 लोगों को बाहर निकाल लिया गया। बस छोटा बेटा गाड़ी में फंसा रह गया। उसके घाव से लगातार खून बह रहा था, इसलिए शेरिफ ने उसे जबरदस्ती बाहर निकालने का जोखिम नहीं लिया। वो बस गाड़ी के अंदर रहकर उसकी पट्टी बांधकर खून रोकने लगा। पर अब अंधेरा होने में सिर्फ कुछ मिनट बचे थे और खून रोकने में कम से कम पूरा 1 घंटा लगता। कोई चारा न देखकर शेरिफ ने तुरंत वहीं रुककर उसके साथ रात काटने का फैसला किया। उसने अपने लोगों से बाकी लोगों को सुरक्षित ले जाने को कहा। रात का अंधेरा धीरे धीरे गहराने लगा। शेरिफ ने सिर झुकाकर अपने हाथ में रखे उस जादुई पत्थर को देखा। अब सारी उम्मीदें सिर्फ इसी पत्थर पर टिकी थी। इसके बाद उसने उस पत्थर को गाड़ी की छत पर लटका दिया। जिम को कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो बहुत कंफ्यूज था, लेकिन शेरिफ ने तुरंत कुछ बताने के बजाय पहले गाड़ी के टूटे हुए हिस्सों और गैप्स को अच्छी तरह से पैक किया। इसके बाद उसने जिम को आने वाले खतरे के बारे में बताना शुरू किया, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही छोटे बेटे का शरीर अचानक कांपने लगा। इसके तुरंत बाद चारों तरफ से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगी। शेरिफ ने झटके से मुड़कर गाड़ी की खिड़की के बाहर देखा। वो राक्षस चुपचाप चारों तरफ से पास आ रहे थे। उन्हें घेरते हुए राक्षसों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही थी। ये देखकर शेरिफ के भी रोंगटे खड़े हो गए। आज की रात वो जिंदा बचेंगे या नहीं, ये उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। पर कस्बे में पहली बार आए जिम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था।
उसे लगा कि रेस्क्यू टीम आ गई है, इसलिए उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहा, पर शेरिफ ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसने बताया कि बाहर जो है वो इंसान नहीं है, बल्कि वो शैतान है जो इंसानों को कच्चा चबा जाते हैं। अगर जिम अपने बेटे की जान बचाना चाहता है तो उसे चुपचाप गाड़ी में बैठकर सुबह होने का इंतजार करना होगा। सुबह होते ही वो राक्षस खुद ही चले जाएंगे। ये सुनकर जिम शांत हो गया। अपने बेटे की जान की खातिर उसने फिर कोई बेवकूफी नहीं की, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि रेस्क्यू टीम के साथ वापस लौट रही उसकी पत्नी और बेटी मुसीबत में थी। रेस्क्यू टीम की गाड़ी अचानक बंद होकर खराब हो गई, इसलिए उन्हें पैदल ही शेल्टर वापस जाना पड़ा। पर अब तक अंधेरा हो चुका था और बाहर हर तरफ इंसान खाने वाले शैतान घूम रहे थे। शेल्टर के अंदर मौजूद लोगों ने उन्हें देखते ही तुरंत सायरन बजा दिया। सभी लोग पलक झपकते ही अलर्ट हो गए। बाहर वाले लोग दरवाजा चाहे जितना भी पीट रहे थे, अंदर से कोई जवाब नहीं दे रहा था, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और कोई नहीं बता सकता था कि वो राक्षस है या जिंदा इंसान। उन्हें पता ही नहीं था कि असली शैतान तो चुपके से उनके पास आ चुका है। एक लड़के ने अचानक जूली की तरफ देखकर हेलो कहा। वो लगातार उसका नाम पुकार रहा था। जूली की आंखें अचानक खाली सी हो गई। साफ था कि वो उस शैतान की बातों में आ गई थी। शुक्र है कि डिप्टी शेरिफ ने तेजी दिखाई और सीधा उस लड़के पर गोली चला दी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब लगा कि अब उन सबकी जान जाने ही वाली है, तभी महिला लीडर ने उस टकले आदमी से मेन दरवाजा खोलने को कहा। तब जाकर उनकी जान बची, पर अंदर आते ही माँ और बेटी को कसकर बांध दिया गया। ये हर नए इंसान के लिए जरूरी नियम था। इसी तरीके से वो पक्का करते थे कि कोई राक्षस उनके बीच ना आ गया हो। कुछ ही देर में माँ और बेटी को अलग अलग कर दिया गया। लीडर ने महिला से कहा कि डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ के सभी लोग गलती से ही इस कस्बे में फंस गए थे और वो लोग फिर भी बहुत खुशकिस्मत है, क्योंकि कुछ लोग तो आधी रात को यहाँ पहुंचते हैं। उन्हें कुछ भी समझने का मौका ही नहीं मिलता और बाहर मौजूद वो खूंखार शैतान उन्हें नोच कर खा जाते हैं। पर महिला को अभी अपनी नहीं, बल्कि आरवी में फंसे अपने पति और बेटे की चिंता सता रही थी। उधर आरवी के बाहर भी आवाजें आनी बंद नहीं हुई थी। राक्षस तो गाड़ी की छत पर भी चढ़ गए थे। शेरिफ ने तुरंत सबको समझाया कि जब तक जादुई पत्थर वहां है, राक्षस अंदर नहीं आ सकते, और अगर वो लोग शांत रहेंगे तभी राक्षस उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। यहाँ एक बहुत ही डरावनी डिटेल छुपी है। क्या ये जादुई पत्थर सच में काम करता है या ये सिर्फ एक मानसिक तसल्ली है? डायरेक्टर ने इसके जरिए बताया है कि मुसीबत में इंसान कैसे नियमों पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, जैसे हम अपनी असल जिंदगी में भी अनजाने डर से लड़ने के लिए कोई ना कोई सुरक्षा कवच ढूंढते रहते हैं। खैर, कुछ ही देर में चारों तरफ सन्नाटा छा गया और अजीब बात यह हुई कि आधी रात को जिम अचानक उठ बैठा और उसने उत्सुकता में उस पत्थर को नीचे उतार लिया। डॉक्टर ने यह देखकर तुरंत रोकना चाहा, पर तब तक देर हो चुकी थी। अरे नहीं, असल में ये बस एक बुरा सपना था। वो सब इस खौफनाक रात में जिंदा बच गए थे और तभी रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई। उन सबको सुरक्षित देखकर सबने राहत की सांस ली, लेकिन अब इन नए लोगों को रहने की जगह चुननी थी। एक ऑप्शन था शेल्टर में रहना, जहां सब एक दूसरे का ख्याल रख सकते हैं, और दूसरा था कस्बे के किसी घर में शिफ्ट होना। वहां प्राइवेसी तो मिलेगी, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर कोई कस्बे में रहने का फैसला करता है तो उसे सूरज ढलने से पहले जादुई पत्थर को चेक करना होगा, और जिन परिवारों में बच्चे हैं उन्हें अपनी खिड़कियां पैक करनी होंगी, क्योंकि राक्षस अक्सर बातों में उलझाकर लोगों से दरवाजा खुलवा लेते हैं और बच्चे आसानी से उनके झांसे में आ जाते हैं। बेशक इस कस्बे में सजा का भी एक सिस्टम है। अगर कोई नियम तोड़ता है और किसी की मौत हो जाती है तो उसे एक लोहे के डिब्बे में रात बितानी पड़ती है, और वहाँ कोई पत्थर नहीं होता। आसान शब्दों में उसमें जाने का मतलब ही मौत की सजा है। महिला ने उत्सुकता से पूछा कि इसका इस्तेमाल कितनी बार हुआ है। पादरी ने बताया कि आज तक कभी नहीं, लेकिन आज रात पहली बार होगा। कस्बे और शेल्टर के बारे में जानने के बाद अब जिम के परिवार की बारी थी फैसला लेने की। सबने सोचा था कि चारों लोग किसी घर में रहेंगे, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि बेटी अकेले ही शेल्टर को चुन लेगी। शायद उसे लगता था कि उसके माँ बाप भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसने अपनी मनमानी की। इस अचानक हुए फैसले से पति पत्नी दोनों हैरान रह गए। उन्हें बेटी की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो हर कोशिश करके उसे वापस मनाना चाहते थे, लेकिन शेरिफ ने कहा कि अब समय नहीं बचा है, उन्हें जल्दी से अपनी अपनी जगह पर जाना होगा। पति पत्नी को तसल्ली देने के लिए शेरिफ ने बताया कि उसका अपना बेटा भी शेल्टर में ही रहता है, वो उस लड़की का पूरा ख्याल रखेगा। पादरी के कहने पर सब लोग अपनी अपनी जगह चले गए और आज रात ही सजा देने का समय था, क्योंकि उस पियक्कर की वजह से उसकी पत्नी और बेटी मारी गई थी, इसलिए उसे खौफनाक सजा मिलने वाली थी। उसे उस लोहे के डिब्बे में पूरी रात गुजारनी थी। निराश होकर बैठे उस आदमी को देखकर शेरिफ ने भी बाहर से 2 ताले लगा दिए और दुआ की कि वो रात भर जिंदा बच जाए। पर बिना जादुई पत्थर के वो आदमी डिब्बे के एक कोने में सिकुड़ कर बैठ गया, और जब उसने बाहर की तरफ देखा तो वो राक्षस उसके चारों तरफ जमा हो चुके थे। ये देखकर मेरे दिमाग में अचानक एक सवाल आया, अगर आप अपने सबसे करीबियों को खो देते तो क्या आप में इस भयानक दुनिया में जिंदा रहने की हिम्मत बचती? और इस वक्त वो आदमी मौत का इंतजार कर रहे एक मेमने की तरह था, जो बस अपनी आंखें बंद करके अपनी किस्मत के भरोसे बैठा था। अगले दिन जब शेरिफ टिन के उस घर के पास पहुंचा तो वहां हर तरफ बस खून ही खून था, और वो आदमी भी उन राक्षसों द्वारा पूरी तरह से खाया जा चुका था। सामने के इस भयानक नजारे को देखकर भी शेरिफ को ज्यादा दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसे अब ऐसे नजारों की आदत हो चुकी थी। हालांकि इस घटना के बाद से उस छोटे से शहर में अजीबोगरीब घटनाओं की झड़ी लग गई, और इस बार तो ये सब एक रेस्टोरेंट के अंदर हुआ। क्योंकि जिम का परिवार अभी अभी शहर में आया था, इसलिए शेरिफ
उन्हें बता रहा था कि रात होने के बाद उन्हें किन बातों का ध्यान रखना है। तभी अचानक वेटर का हाथ अजीब तरह से सूजने लगा और फिर उस पर छोटे लड़के को मार डालो ये शब्द उभर आए। लेकिन इससे पहले कि वो औरत कुछ समझ पाती, उसका पूरा शरीर सुन पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन ये सबसे अजीब बात नहीं थी, क्योंकि शेल्टर की तरफ जो हो रहा था वो तो और भी ज्यादा डरावना था। वहाँ एक आदमी लगातार एक गहरा गड्ढा खोद रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई लाश छिपाने की तैयारी कर रहा हो। विक्टर के जवाब ने लीडर को हैरान कर दिया। क्या इस शहर में कोई और मरने वाला था? हालांकि थोड़ी देर बाद विक्टर खुद उस छोटे लड़के और डॉक्टर के पास गया। हालांकि वे दोनों पहले कभी नहीं मिले थे, फिर भी उनके बीच कोई रहस्यमयी कनेक्शन था। वे दोनों ही उस सफेद कपड़े पहने छोटे लड़के को देख सकते थे और पहले उस बच्चे ने विक्टर को चुना था जिसने उसे कई मुसीबतों से बचाया था, लेकिन बाद में न जाने कैसे वो गायब हो गया। अब डॉक्टर ने एक बार फिर उस छोटे लड़के को देखा था, जिसका मतलब था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसलिए विक्टर ने खुद सब कुछ पता लगाने का फैसला किया और जैसा सोचा था, जंगल में उसने फिर से उस सफेद कपड़े वाले लड़के को देखा, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। विक्टर को लगा कि वो शायद पेड़ के उस छेद में छिप गया है, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि वो गुफा कहा जाती है। विक्टर ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उस पर एक स्माइली फेस बना दिया। फिर डॉक्टर के सामने ही उसे छेद में फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल वो पत्थर आसमान से नीचे आ गिरा। विक्टर ने कहा कि ऐसे पेड़ जंगल में हर जगह है, लेकिन ये वाला जो उनके सामने था, ऐसा उसने पहली बार देखा था। बात करते करते विक्टर के सिर में अचानक तेज दर्द होने लगा। एक अजीब सी बेचैनी उसे घेरने लगी और उसी समय जिम और उसकी पत्नी ने देखा कि उनका बेटा गायब है। वे उसे ढूंढने के लिए तुरंत जंगल की तरफ भागे, लेकिन अचानक उन्हें जंगली कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया। इससे पहले कि वे उन पर हमला करते, एक गोली चलने की आवाज ने सब कुछ शांत कर दिया। दरअसल विक्टर डॉक्टर के साथ वहां पहुंच गया था। अपने बेटे को सही सलामत देखकर पति पत्नी ने राहत की सांस ली, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि एक और भी बड़ा खतरा उनके बेटे के करीब आ रहा था। घर वापस आने के बाद पति पत्नी ने आराम नहीं किया, बल्कि शहर से भागने का तरीका सोचने लगे। उन्होंने अपने सारे सवाल दीवार पर लिख दिए, लेकिन फिर भी उन्हें समझ नहीं आया कि वे यहाँ क्यों फंसे हैं। लेकिन पत्नी की एक बात ने दोनों के रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि ये सब इतनी अचानक हुआ था कि वे अब तक सच और सपने में फर्क नहीं कर पा रहे थे। हालांकि जब वे इस बारे में सोच ही रहे थे, तभी वो वेटर भी होश में आ गई। अपने अंदर बैठे डर की वजह से उसने डॉक्टर को अपने साथ हो रही अजीब चीजों के बारे में नहीं बताया। उसे नहीं पता था कि उसके इसी डर ने एक बार फिर उस शैतान को मौका दे दिया था। तभी सारा चुपचाप एक मरीज के बिस्तर के पास गई और एक नुकीली चीज सीधे उसकी गर्दन में घूमती। इसके बाद वो खुद से ही बातें करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो उस शैतान के साथ कोई सौदा कर रही हो। जल्द ही नर्स के राउंड का वक्त हो गया। मरीज की इतनी खौफनाक मौत देखकर वो इतनी डर गई कि वहां से भागने लगी, लेकिन जैसे ही वो पलटी, उसने देखा कि मेन गेट खुला हुआ है और वे राक्षस भी धीरे धीरे अंदर आ रहे हैं। अगले दिन डिप्टी शेरिफ अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा। उसने देखा कि जादुई पत्थर जमीन पर गिरा हुआ है और कमरे में हर जगह मरीजों की लाशों के टुकड़े पड़े हैं। वो नर्स भी नहीं बच पाई, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब किसी अपने ने ही किया है। इस वक्त सारा डॉक्टर के घर पहुंच चुकी थी। अगर वो इस बच्चे को मार दे तो शैतान के साथ उसका सौदा पूरा हो जाएगा। अपना सौदा पूरा करने के लिए वो औरत हाथ में चाकू लिए उस छोटे लड़के के घर पहुंच गई। अगर वो उसे मार देती है तो वो इस शहर से भाग सकेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका ये पागलपन उसे जिंदगी भर का पछतावा देने वाला है। सारा ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि लड़के को बहला फुसलाकर बाड़े में ले गई, क्योंकि अगर वो उसे यहाँ मारती तो वो इसका इल्जाम उन राक्षसों पर लगा सकती थी। लेकिन जैसे ही सारा ने वार करने की सोची, वहां पहुंचे उसके बड़े भाई ने उसे देख लिया। सारा का ध्यान भटकते ही उस लड़के ने खुद को छुड़ाया और बाहर भाग गया, और उसके भाई ने भी तुरंत सारा को पकड़ लिया ताकि वो कोई और बड़ी गलती न कर दे। लेकिन खुद को छुड़ाने की कोशिश में सारा ने गलती से उसके भाई का गला काट दिया। ठीक उसी वक्त पादरी ने ये सब देख लिया, लेकिन उसने कुछ कहकर उसे रोका नहीं, बल्कि वो बस सारा को घूरता रहा। देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन सारा और पादरी वहां से गायब हो चुके थे। जमीन पर बस एक लाश पड़ी हुई थी। इस नजारे ने वहां मौजूद हर इंसान को डरा दिया था। रात तो वैसे ही काफी डरावनी थी, लेकिन अब तो दिन भी खतरनाक हो गया था। हैरानी की बात तो ये थी कि पादरी ने सारा को खून करते हुए देखा था, फिर भी उसने जानबूझकर इस बात को छुपा लिया। जाहिर है इसके पीछे कोई राज था। लोगों को तसल्ली देने के लिए उसने कहा कि सारा जंगल में भाग गई है। अगर वो रात होने से पहले वापस आ गई तो वो और शेरिफ उसे तुरंत गिरफ्तार कर लेंगे, लेकिन अगर वो नहीं लौटी तो इसका मतलब है कि सारा उन राक्षसों के हाथों मारी गई है। ये सुनकर लोग शांत हुए और वहां से चले गए, लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चर्च के एक खुफिया तहखाने में एक औरत को कैद करके रखा गया है, और वो औरत कोई और नहीं बल्कि अभी अभी भागने वाली सारा ही थी। शहर के नियमों के हिसाब से सारा को उस टिन के कमरे में रात भर के लिए बंद किया जाना चाहिए था। पादरी ने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो इस मनहूस जगह से बाहर निकलना चाहता था। वो जानता था कि सारा उस शैतान से बात कर सकती है, इसलिए उसने किसी तरह उसे बचा लिया। ये देखकर कि पादरी सब कुछ समझ चुका है, सारा ने भी कुछ नहीं छुपाया। उसने कहा कि अगर हम उसकी मांग पूरी कर दें तो इस शहर के लोग जिंदा यहाँ से जा सकेंगे। पादरी हैरान था कि वो इन बेतुकी बातों पर क्यों यकीन कर रही है, लेकिन इससे पहले कि सारा कुछ जवाब देती, वो अचानक दर्द से तड़पने लगी। उसने पादरी को कागज और पेन लाने के लिए कहा। जल्द ही सारा ने एक ड्राइंग पूरी कर ली, लेकिन कागज पर उस अजीब से डिजाइन को देखकर पादरी को कुछ समझ नहीं आया।
हालांकि इसके बाद सारा ने जो कहा उसने पादरी के होश ही उड़ा दिए। दरअसल जिस दिन उसने इस शहर में कदम रखा था उसी दिन से उस शैतान की नजर उस पर थी। ये सुनकर पादरी को पुरानी बातें याद आ गई। वो तुरंत अपने औजार लेकर उस जगह पहुंचा जहां उसने एक बैग गाड़ा था। काफी खोदने के बाद उसने देखा कि वो पुराना बैग आज भी वही दबा हुआ है और उसके अंदर खून से सने हुए कपड़े रखे थे। जहां तक उस शैतान द्वारा बनाए गए डिजाइन की बात थी वो उसके बैग की पैकिंग से बिल्कुल मेल खाता था। ऐसा लगता है कि इस शहर में आने वाले हर इंसान का अपना एक गहरा राज होता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। ये खून से सने कपड़े और ये दबे हुए राज, हम सबके दिल में भी एक ऐसा ही बैग दबा होता है। हमारे वो अतीत जिनका हम सामना करने से डरते हैं, वो बातें जिन्हें हम हमेशा के लिए भूल जाना चाहते हैं। पादरी एक संत के कपड़े पहनकर खुद को सबसे नेक इंसान समझकर दूसरों का फैसला करता है, लेकिन उसके खुद के हाथ भी साफ नहीं है। ये देखकर सच में रूह कांप जाती है। शायद हम सब भी बस अपने अपने ऐसे ही किसी शहर के सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ भी शहर से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहा था। वो अपनी पूरी जिंदगी इस जगह पर फंसकर डर के नहीं बिताना चाहता था और पिछली बार उस आरवी में रात बिताने के बाद उसे जंगल में जाकर छानबीन करने का ख्याल आया। वो जंगल जहाँ हमेशा राक्षस घूमते रहते हैं। हर कोई उस जंगल में जाने से डरता था, लेकिन शेरिफ को लगता था कि शायद वहीं से उन्हें घर वापस जाने का कोई रास्ता मिल जाए। इसलिए उसने कुछ सामान और हथियार जुटाए और जंगल के अंदर तक जाने का फैसला किया। आखिर वो जादुई पत्थर जो राक्षसों को रोकते हैं उसे उसी जंगल से मिले थे। जाने से पहले शेरिफ ने अपने डिप्टी को खास हिदायत दी कि वो उसकी गैरहाजिरी में सब कुछ संभाले, लेकिन डिप्टी ने इसका विरोध किया क्योंकि शेरिफ ही इस शहर की सबसे बड़ी उम्मीद था। जब तक वो यहाँ है तभी तक हर कोई सुरक्षित महसूस करता है। मजबूर होकर शेरिफ को अपना एक राज बताना पड़ा। दरअसल उसे पता चल गया था कि उसे पार्किंसंस बीमारी है। उसके हाथ पैर पहले से ही कांपने लगे थे। एक न एक दिन वो पूरी तरह से बीमार पड़ जाएगा और तब वो किसी की भी रक्षा नहीं कर पाएगा। इसलिए वो बस इतना चाहता था कि किसी भी तरह से सबको यहाँ से बाहर निकाल सके। ये बात सच में बहुत भावुक करने वाली है। एक असली हीरो वो नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। शेरिफ को पता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन उसने हार मानकर मौत का इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में दूसरों के लिए उम्मीद ढूंढी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि इस डरावने शहर में एक नया इंसान आ चुका है और इस आदमी के आने से शायद इस शहर में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। जल्द ही उस आदमी को सेफ हाउस ले जाया गया, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अजीब थे। बिना कुछ कहे उन्होंने उस आदमी को बांध दिया। दरअसल यहाँ का एक नियम है कि शहर में आने वाले हर नए इंसान को एक रात के लिए सबसे अलग बंद करके रखा जाता है और अगली सुबह ही उसे आजाद किया जाता है। उस आदमी को समझाने के लिए लीडर ने उसे यहाँ के कुछ नियम बताए। सूरज ढलने के बाद जंगल से राक्षस बाहर आते हैं और इंसानों का शिकार करते हैं और वे सुबह होने तक वापस नहीं जाते। सबको लगा कि वो आदमी डर जाएगा, लेकिन वो जोर जोर से हंसने लगा। दरअसल जेड को लगा कि ये कोई एस्केप रूम गेम है। उसे लगा कि टूर कंपनी ने उसे ये गेम दिया है और अगर वो यहाँ से भाग निकला तो उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। जेड का यहाँ आना एक बहुत ही शानदार कंट्रास्ट है। जब हर कोई यहाँ निराशा में डूबा हुआ है, ऐसे में बाहर से आए एक इंसान की पॉजिटिविटी बहुत अजीब लग रही है। सोच का ये फर्क एक अजीब सी स्थिति पैदा कर रहा है। एक तरफ लोग अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहे हैं और दूसरी तरफ कोई इसे एक गेम समझ रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम इन हालातों में नहीं बल्कि अपनी सोच में फंसे हैं। बेशक जेड को बहुत जल्द अपनी इस बेवकूफी की कीमत चुकानी पड़ेगी। जेड ने सुराग ढूंढने का फैसला किया ताकि वो जल्द से जल्द इस गेम को जीत सके। जल्द ही वो एक तहखाने के पास पहुंचा। उसे लगा कि यही बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसने देखा कि दरवाजे के पीछे एक लाश पड़ी है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि पलक झपकते ही वो लाश गायब हो गई और बस उसके सिर के ऊपर एक अजीब सा निशान बचा था। जेड इतना डर गया कि उल्टे पांव वहां से भाग खड़ा हुआ, लेकिन इतना सब कुछ डरावना होने के बाद भी उसे यहाँ की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि वो लाश बस उसका वहम था। लेकिन जब डिप्टी उसे एक कब्रिस्तान ले गया तब जाकर जेड को इस शहर की सच्चाई का एहसास हुआ। बल्कि उस गायब हुए ड्राइवर को लेकर जेड को शांत करने के लिए डिप्टी शेरिफ उसे स्टेशन वापस ले आए और उसे बताया कि यहाँ सबसे डरावनी चीज कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि लोगों के अंदर का डर है। ये इंसान को बेकाबू कर देता है, इसलिए शांत रहकर ही यहाँ से भागने का रास्ता मिल सकता है। लेकिन तभी रेडियो पर कुछ आवाज आई और जेड को शायद कुछ याद आ गया। वो रेडियो उठाकर सीधा बाहर की तरफ भागा क्योंकि वह एक इंजीनियर था और अगर वो रेडियो ठीक कर दे तो शायद बाहर संपर्क हो सकता था। लेकिन उसने जितनी भी कोशिश की रेडियो पर कोई सिग्नल नहीं मिला। फिर थोड़ी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि टाउन में एक आर्किटेक्ट है। वो तुरंत उसके घर गया और उससे साथ मिलकर भागने का रास्ता खोजने को कहा। जेड का प्लान सुनकर जिम तुरंत मान गया। उन्होंने फैसला किया कि वे रेडियो को किसी ऊंची जगह पर रखेंगे, लेकिन उससे पहले जेड को अपनी स्किल से रेडियो का सिग्नल बढ़ाना था। इसलिए वो उसी जगह वापस गया जहां वो पहली बार आया था और गाड़ी के सारे काम के पुर्जे निकाल लिए। फिर उसने एक साधारण सा एंटीना बनाया। इसके बाद दोनों टाउन की सबसे ऊंची जगह गए और एंटीना को पेड़ पर लगाकर टेस्ट करने का सोचा। लेकिन जैसे ही सारी तैयारी हो गई पेड़ से बहुत सारा खून टपकने लगा। जब जेड ने ऊपर देखा तो उसे पता चला कि न जाने कब पेड़ पर लाशें लटक गई थी। और भी अजीब बात यह थी कि पिछली बार वाला निशान फिर से दिख रहा था। लेकिन इससे पहले कि जेड कुछ समझ पाता एक गोली उसे लकतेलते बची। जेड बुरी तरह डर कर भागा, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर उसके पास पहुंच गया। ऐसा लगा जैसे अब उसकी जान जाने ही वाली है। लेकिन वो मॉन्स्टर अचानक से गायब हो गया
अब सब कुछ पहले जैसा हो गया था और उसके शरीर से खून के निशान भी गायब हो गए थे। साफ था कि जेड को फिर से कोई वहम हुआ था। वो इतना डर गया था कि टेस्ट खत्म होने से पहले ही वहां से चला गया। उसे पता नहीं था कि उसके जाने के तुरंत बाद रेडियो पर सिग्नल आ गया था। हालांकि ये काफी कमजोर था, पर इससे साबित हो गया कि उसका आइडिया काम कर रहा था। उधर डरा हुआ जेड वापस रेस्टोरेंट पहुंचा और कागज पर बार बार वो निशान बनाने लगा जो उसने हाल ही में देखे थे। जब से ये निशान दिखे थे उसके साथ अजीब चीजें हो रही थी, लेकिन वो इनका राज नहीं समझ पा रहा था। तभी मिसेस स्मिथ ने जेड की ड्राइंग देखी और उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो तुरंत स्टोर रूम में गई और एक मरे हुए इंसान का बक्सा निकाला। उसमें से उन्होंने एक मोटी सी डायरी निकाली और उस पर भी वही निशान बना था जो जेड ने देखा था। लेकिन जब जेड सुराग ढूंढ रहा था तभी शेल्टर में एक हादसा हो गया। एक आदमी ने सबके सोने का फायदा उठाकर चुपके से पर्दा हटा दिया। खिड़की पर ताला नहीं था, फिर भी इंसानी रूप में मौजूद वो मॉन्स्टर अंदर नहीं आ पा रहे थे। जब तक बुरी ताकतों को रोकने वाला वो पत्थर वहां था, वे खुद शेल्टर के अंदर कदम नहीं रख सकते थे। लेकिन उस दिन उस आदमी से रहा नहीं गया और वो खिड़की के बाहर खड़ी लड़की से बात करने लगा। उसने खिड़की खोलकर उसे अंदर तक बुला लिया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी इस बेवकूफी से पूरे टाउन में तबाही मच जाएगी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, लड़की का हाथ अचानक एक मॉन्स्टर के पंजे में बदल गया और उसने आदमी की जीभ काट ली। उसे मारने के बाद मॉन्स्टर वापस इंसान बन गया, लेकिन उसने अगले शिकार को ढूंढने में जल्दबाजी नहीं की, बल्कि उसने कमरे के सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दी। पत्थर की सुरक्षा हटते ही सारे मॉन्स्टर शेल्टर के अंदर घुस गए। इस वक्त लोग बर्थडे पार्टी मना रहे थे। उन्हें आने वाले खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। तभी कमरे में अचानक किसी के अजीब तरह से हंसने की आवाज आई। मैरी देखने के लिए कमरे में गई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। साफ था कि वो मॉन्स्टर के जाल में फंस गई थी। नीचे सब लोग मजे से बातें कर रहे थे। अचानक एक गंजे आदमी पर खून की बूंद गिरी। वो कुछ बोलने ही वाला था कि उसने ऊपर एक डरावने मॉन्स्टर को देखा। जब उन्हें पता चला कि मॉन्स्टर शेल्टर में घुस आए हैं तो सब डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन मॉन्स्टर आराम से चल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें इस शिकार में मजा आ रहा था। अब शेल्टर सुरक्षित नहीं था। लीडर ने फैसला किया कि वो लोगों को शेरिफ के पास ले जाएगा। उस वक्त एलिस अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसे बाहर से बहुत शोर सुनाई दिया। बाहर निकलने पर उसने देखा कि शेल्टर में हाहाकार मचा हुआ है और जमीन पर हर तरफ लाशें पड़ी है। इससे पहले कि वो समझ पाती कि क्या हो रहा है, खून से सना एक मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़ने लगा। अच्छी बात यह थी कि एलिस ने फुर्ती दिखाई। उसने खिड़की तोड़ी और नीचे कूद गई। हालांकि उसका हाथ टूट गया था, पर अभी उसे इस बात की परवाह नहीं थी क्योंकि पीछे से मॉन्स्टर आ रहा था। आखिरकार अपने दोस्त की मदद से दोनों एक छोटे से कमरे में छुप गए। अब उनके पास सुरक्षा के लिए सिर्फ वो जादुई पत्थर ही था और वे दुआ कर रहे थे कि किसी तरह सुबह हो जाए। इसी बीच शेरिफ के जाने से एक रात पहले फादर ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने बताया कि सारा भागी नहीं है, बल्कि उन्होंने ही उसे कैद करके रखा है, क्योंकि सिर्फ वही उस शैतान से बात कर सकती थी और शायद टाउन से बाहर निकलने का रास्ता खोज सकती थी। फिर फादर ने शेरिफ को एक कहानी सुनाई। इस टाउन में आने से पहले उनके हाथों एक बुरे आदमी का कत्ल हो गया था। फादर खुद को भी मारना चाहते थे, लेकिन अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में उन्हें भगवान की आवाज सुनाई दी। फिर उसी आवाज के इशारे पर चलते हुए वो इस टाउन में पहुंचे और पुरानी यादों को हमेशा के लिए दफना दिया। किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, पर अब सारा ने वो राज खोल दिया था। फादर का मानना था कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि किस्मत का खेल है। फादर की इस बात से टाउन का एक बड़ा राज सामने आया। ये टाउन लोगों को यूं ही नहीं फंसाता, बल्कि चुन चुन कर लाता है। जो भी यहाँ फंसा है उसने कोई न कोई बड़ा पाप किया है। फादर ने खून किया था। शेरिफ का भी एक राज है। यहाँ किसी का भी आना कोई इत्तेफाक नहीं है। इससे कहानी बिल्कुल बदल जाती है। शायद ये सिर्फ मॉन्स्टर के हमले की कहानी नहीं है, बल्कि पापियों को सजा देने का कोई खेल है। फादर ने शेरिफ के साथ जंगल जाकर सच्चाई पता लगाने का फैसला किया ताकि लोगों को इस डरावनी जगह से बाहर निकाला जा सके। लेकिन इससे पहले कि शेरिफ कुछ बोलता, बाहर गाड़ी के हॉर्न की तेज आवाज आई। दोनों भागकर बाहर गए तो देखा कि लीडर बाकी लोगों के साथ वहां आया है। साफ था कि शेल्टर में कुछ बहुत बुरा हुआ था। दोनों ने मिलकर जल्दी से लोगों को गाड़ी से उतारा, लेकिन आधी रात का वक्त था और इससे पहले कि फादर वापस आ पाते उन पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया। शेरिफ ने गोली चलाकर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और खींचकर अंदर ले गया, लेकिन बहुत ज्यादा खून बच जाने की वजह से फादर बच नहीं पाए। सिर्फ एक ही रात में टाउन में इतनी मौतें हो गई। शेरिफ समझ गया था कि अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। उसे जल्द से जल्द बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए वो तुरंत चर्च के बेसमेंट में गया और कैद में रखी सारा के पास पहुंचा। फादर की आखिरी इच्छा भी यही थी। अब सिर्फ जंगल ही वो जगह थी जहां वे नहीं गए थे। माना कि वो मॉन्स्टर्स का ठिकाना था, लेकिन अगर लोगों को बाहर निकालने के लिए उसे नर्क में भी जाना पड़े तो वो जाने को तैयार था। जंगल में कोई इंसान नहीं था, फिर भी पेड़ों पर बहुत सारी कांच की बोतलें लटकी थी। शेरिफ जैसे ही एक बोतल निकालने लगा, उसके पास खड़ी लड़की तड़पने लगी और अचानक से बेहोश हो गई। कोई और रास्ता न देखकर शेरिफ को वही रात गुजारनी पड़ी। लेकिन ये जंगल मॉन्स्टर्स का घर था। वे अंधेरा होते ही इंसानों को खाने निकल पड़ते थे। शेरिफ के पास सिर्फ वो जादुई पत्थर ही था और उसे बस सुबह होने का इंतजार था। तभी सारा अचानक उठी और देखा कि शेरिफ ने एक बोतल निकाली है। उसमें कुछ अजीब से नंबर लिखे थे, लेकिन सारा ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस शेरिफ को वहां से जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि इस बार
मामला अलग था। ऐसा लग रहा था कि बाहर मॉन्स्टर से भी ज्यादा खतरनाक कोई चीज मौजूद है। इन बोतलों और नंबरों का मिलना इस बात का इशारा था कि टाउन के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत काम कर रही है। वो नंबर क्या थे? कोई कोऑर्डिनेट्स या फिर कोई पासवर्ड? कहानी बनाने वाले ने यहाँ और भी गहरे सस्पेंस छोड़ दिए हैं। मॉन्स्टर तो बस एक मोहरा हो सकते हैं, असली डर तो उसे कंट्रोल करने वाली उस ताकत से है। सारा की बात पूरी होते ही टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाज आई। फिर जमीन इतनी जोर से हिलने लगी कि दोनों खड़े भी नहीं रह पा रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो गया। फिर भी शेरिफ अलर्ट था और उसने जल्दी से जादुई पत्थर को वापस टांग दिया। उसे डर था कि मॉन्स्टर कहीं हमला न कर दे। पर अजीब बात यह थी कि बाहर रात होने के बावजूद अचानक बहुत रोशनी हो गई। साफ था कि ये कोई मामूली टॉर्च नहीं थी। शायद यहाँ इंसान भी रहते थे। इसलिए सुबह होते ही शेरिफ कुछ सुराग ढूंढने निकला। लेकिन बाहर आने पर उसने देखा कि हर तरफ मकड़ी के जाले फैले हैं। दिशा का कुछ पता नहीं चल रहा था। इसलिए उसने रात की याद के सहारे रोशनी वाली दिशा में चलने का फैसला किया। तभी थोड़ी दूर से किसी के मदद मांगने की आवाज आई। शेरिफ फौरन मदद के लिए भागा। लेकिन अगले ही पल वो सन्न रह गया, क्योंकि आवाज लगाने वाली कोई और नहीं बल्कि शेरिफ की पत्नी थी। शेरिफ के वहां से भागते ही अचानक से चारों तरफ बहुत सारी मकड़ी आ गई। कुछ तो शेरिफ के ऊपर भी चढ़ गई। उसने जैसे तैसे मकड़ियों को हटाया, पर फिर भी एक ने उसे काट लिया। उधर टाउन के बाकी लोग भी शांत नहीं बैठे थे। वो लोग सिग्नल बढ़ाने के लिए एक ऊंचा टॉवर बनाने की सोच रहे थे, ताकि बाहर जल्दी संपर्क हो सके। सबकी मेहनत से टॉवर बन गया और रेडियो पर भी सिग्नल आ गया। लेकिन तभी दूर से बहुत सारे काले बादल आने लगे। तेज हवाएं चलने लगी। साफ था कि कोई भयानक तूफान आने वाला था। समय बहुत कम था और उन्हें जल्द से जल्द बाहर बात करनी थी। लेकिन जिम की लाख कोशिशों के बाद भी कोई जवाब नहीं आ रहा था। मौसम लगातार बिगड़ता जा रहा था। उनके पास अब बिल्कुल भी समय नहीं बचा था। तभी रेडियो पर किसी ने जवाब दिया। जिम ने जल्दी से मदद मांगी, लेकिन अगले ही पल वो हैरान रह गया। उसने अभी अपना नाम भी नहीं बताया था, पर सामने वाला उसका नाम जानता था। दूसरी तरफ जिम की पत्नी जमीन में गड्ढा खोद रही थी। उसे शक था कि जमीन के नीचे टाउन का कोई राज है। पर कुछ ही देर खोदने के बाद अचानक जमीन में एक दरार पड़ गई और देखते ही देखते उसकी पत्नी अंदर गिर गई। अभी उसे कुछ समझ में आता उससे पहले ही विक्टर अचानक अंधेरे से बाहर निकला। उसने महिला को तुरंत वहां से चलने को कहा, क्योंकि वो गड्ढा बहुत खतरनाक था। ये सुनकर वो हैरान रह गई, पर विक्टर के पास समझाने का समय नहीं था, क्योंकि उसे ये सब सफेद कपड़े वाले उस लड़के ने करने को कहा था। सिर्फ इसी तरीके से उसकी जान बचाई जा सकती थी। उधर शेरिफ उस जगह पहुंच गया जहां से रात को रोशनी आ रही थी। थोड़ी ही दूर पर एक रहस्यमयी लाइट हाउस खड़ा था। दोनों को उम्मीद की किरण दिखी थी कि अचानक शेरिफ के शरीर में जहर फैलने लगा। वो और आगे नहीं जा सकता था, इसलिए उसने सारा को अकेले जाने को कहा। उसका जिंदा रहना जरूरी था, ताकि वो टाउन जाकर सबको ये बात बता सके। पर सारा शेरिफ को इस तरह मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए उसने वही रहकर कोई रास्ता निकालने की ठानी। लेकिन इतने में ही सारा ने सफेद कपड़े वाले उस लड़के को देखा। उसने पेड़ के एक बड़े से छेद की तरफ इशारा करके बताया कि वो जगह सुरक्षित है। सारा ने बिना कुछ सोचे शेरिफ को पकड़ा और पेड़ की तरफ भागने लगी। लेकिन जैसे ही शेरिफ उस छेद में घुसा, सारा उसके पीछे नहीं आई। जब शेरिफ ने लाइटर जलाकर देखा तो उसे पता चला कि वो किसी और ही जगह पहुंच गया है। उसने कितनी भी जोर से आवाज लगाई, पर कोई जवाब नहीं मिला। शेरिफ के वहां फंसते ही टाउन में एक और बस आ गई। ऐसा लग रहा था कि अब इस जगह पर कुछ और नए लोग फंसने वाले हैं। इसी के साथ इस सीरीज का पहला सीजन यही खत्म होता है।